गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे मान लो बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है ये, और इसका जो वेट है, मान लो इसका मास m है, तो वेट कितना होगा बेटा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो और जब नीचे को वेट है बेटा इस सरफेस के ऊपर, तो सरफेस क्या करेगा, इसको ऊपर को पुश करेगा तो जो इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा बेटा R। ठीक है, और अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है इधर को हम इस साइड को अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगा बेटा इसका, इसके अपोजिट। और मान लो अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हमने इतनी फोर्स अप्लाई कर दी है कि ये अपनी लिमिटिंग फ्रिक्शन पे ऊपर पहुंच गया, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पे पहुंच चुका है। तो मान लो जो F को रिप्रेजेंट कर रहा है OB और रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है OA। OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, R को, रिएक्शन को। अब बेटा ध्यान दो, ये दो अभी यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन लो इधर को, और OA के पैरेलल लाइन इधर से, तो मतलब ये कंप्लीट कर देगा पैरेललोग्राम को। ये OA इस पॉइंट को C, OACB, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो जो अब हमें पता है बेटा, जो ये दो फोर्सेज हैं, एक F फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और इधर को है फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है पैरेललोग्राम में, कौन देता है बेटा रिजल्टेंट, ये दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव द रिजल्टेंट ऑफ F एंड R। तो ये जो OC है ये रिजल्टेंट है बेटा किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। अब ये जो रिजल्टेंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन के साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलते हैं बेटा हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पता लग गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल, ये एंगल है विच द, किस किस के बीच में, विच द रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का, विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन किसके साथ बनाएगा बेटा, मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ, ये जो रिजल्टेंट किसके साथ बनाएगा, मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और इसको बेटा हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो डिफाइन कर सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल which the resultant of force of limiting frictions F and normal reactions makes with the direction of normal reactions। तो इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर OA is the normal reaction and OB is the force of friction and OC is the resultant। ठीक है, अब बेटा फ्रॉम डायग्राम, इस डायग्राम में देखेंगे हम, और ये ट्राइंगल कौन से लेंगे, OAC। अब ध्यान दो बेटा, ये OBF है तो ये इसके पैरेलल है, ये भी क्या होगा बेटा, F ही होगा। इन ट्राइंगल OAC, इन OAC और डायग्राम से टेंजेंट थीटा निकालेंगे बेटा हम यहाँ पर, इज इक्वल टू टेंजेंट मतलब ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस, तो AC अपॉन OA, AC अपॉन OA, तो AC इज व्हाट, AC बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के पैरेलल, तो मतलब क्या है, ये भी F ही होगा, F और OA क्या R है। और F अपॉन R क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा है रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू आ गया। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, टेंजेंट ऑफ थीटा। और थीटा किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। हाँ, तो जो ये क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। क्लियर हो गया, लिख सकते ना, तो ये आ गया बेटा हमारा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ध्यान देना बेटा, अब जो ऑन कई बार आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर जो टेंजेंट थीटा डिपेंड करता है, देखो टेंजेंट थीटा म्यू के बराबर, तो जिन फैक्टर के ऊपर म्यू डिपेंड करेगा बेटा, उन्हीं फैक्टर के ऊपर थीटा भी डिपेंड करेगा। तो म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है बेटा क्या, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस एंड नेचर ऑफ द सरफेसेस, वेदर दे आर स्मूथ, रफ, पॉलिश्ड, वेट और ड्राई। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड आल्सो ऑन द टेंपरेचर ऑफ टू सरफेसेस, तो थीटा भी उन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर, तो ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज। दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में, वहां पर एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा, ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोलते हैं इसको बेटा, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, और इसको बेटा हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बेटा, जैसे ये कोई प्लेन है बेटा, ठीक है, ये प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है ये। ठीक है, जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है किसी प्लेन का, इस प्लेन का मिनिमम एंगल, कि जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस सॉरी
जो सरफेस है, जो ये जो प्लेन है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है कोई ना कोई, ठीक है, और जिस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट, जब उस कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा होता है, वो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, मतलब वहां उस इस एंगल पे जस्ट बिगिन करता है बेटा स्लाइड करने के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा होता तो वो बिल्कुल कंप्लीटली किसी न किसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा निचली तरफ को, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, मतलब लगभग mg जो ये कंपोनेंट जो वेट का है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, तो उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं मैडम, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। जैसे ये है, मान लो ये सर, या भी कोई एंगल नहीं बना रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ से उठा रहा हूँ इसको और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, देखो ऐसे अभी भी मूव नहीं कर रहा है, ये जिस एंगल पे जिसने स्लाइड करना स्टार्ट किया, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, जो इस ये प्लेन सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना आएगा बेटा हमारे पास, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब सच दैट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन दिस प्लेन सरफेस जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ऑन, ठीक है। तो पता लग गया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब प्लेन के साथ इंक्लाइन ऑफ प्लेन विद हॉरिजॉन्टल, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, such that a body या object placed on the plane just begins to slide down the incline, उस inclination को slide down करना start कर देगा इस एंगल पे, इससे कम होगा तब नहीं करेगा, इससे ज्यादा होगा तो बिल्कुल completely मूव कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट बिगिन करेगा इस एंगल पे, उस मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइड, ठीक है। तो बेटा आप लिख सकते हैं फॉलोइंग फोर, जब ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ए बी इंक्लाइन प्लेन है और ए सी एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इसके साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो कितनी एक्ट करेंगे, तो एक तो इसका वेट mg, मतलब वेट mg वर्टिकल डाउनवर्ड, एंड नॉर्मल रिएक्शंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस AB, जिस सरफेस के ऊपर होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड ऊपर को एक्ट करेगा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड mg कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, एक तो r के पैरेलल, ठीक है, अपोजिट, और एक इधर को आएगा बेटा फ्रॉम ए बी टू ए, तो कौन सा mg cos ऑफ अल्फा अपोजिट टू r एंड mg sin ऑफ अल्फा अब b टू a। अब बेटा जब इक्विलिब्रियम में होगा तो r इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा और f फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg sin ऑफ अल्फा, इन इक्विलिब्रियम r इज इक्वल टू mg cos ऑफ अल्फा एंड f इज इक्वल टू mg sin अल्फा। बेटा 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 को 1 से, तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट से राइट को राइट से, f2 ये है ना, f अपॉन r इज इक्वल टू mg sin अल्फा अपॉन mg cos ऑफ अल्फा, तो mg से mg का जो कट जाएगा बेटा, f अपॉन r क्या है बेटा, म्यू इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस टेंजेंट अल्फा, ठीक है। तो वही आ गया बेटा, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, क्लियर। और सेम वही जिन फैक्टर्स के ऊपर म्यू डिपेंड करेगा उन्हीं फैक्टर के ऊपर एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड करेगा, वही नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, वेदर दे आर स्मूथ, रफ, पॉलिश्ड, वेट, ड्राई एटसेट्रा, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस, कि कौन से मटेरियल की, एंड टेम्परेचर ऑफ द सरफेसेस, क्लियर हो गया बेटा। और साथ में आता है बेटा अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशन है, देखो बेटा वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, और म्यू ही किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ अल्फा, म्यू इसके बराबर है, म्यू इसके बराबर, तो मतलब ये दोनों भी क्या होने चाहिए आपस में बराबर, मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, तो टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा के बराबर कब हो, जब टेंजेंट का एंगल टेंजेंट के एंगल के बराबर कब, जब एंगल भी क्या होंगे बराबर, तो मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, देयरफॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का होता है किसी भी गिवन सरफेस, दो सरफेस के लिए आपस में कांटेक्ट में जो सेम होते हैं, क्लियर हो गया। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो ये था बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, क्लियर हो गया बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।